नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का कार्यक्रम खर्चा पानी जिसमें हम तमाम चीज़ों के बारे में, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, उनके तमाम अनुप्रयोगों के बारे में, कोई चीज़ कैसे चल रही है, उसको कैसे चलना चाहिए, तमाम जो सवाल उपजते हैं छोटी छोटी खबरों को देखकर। वो जो अखबार में इकॉनमी वाला पन्ना होता है जिसको हम कई कई बार पार कर जाते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं कई सारे लोग। तो उसको देखने, उसको समझने की, उन खबरों के थोड़ा पार देखने की हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं। आज जैसे हम वोडाफोन पर थोड़ी बातचीत करेंगे हम जो तेल के दामों को लेकर केंद्र सरकार की मीटिंग चल रही है, उसकी बातचीत करेंगे और आखिर में बातचीत करेंगे कि क्या बिटकॉइन का बूम कितनी सीरियसली लिया जा सकता है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव दुबे, फॉर्च्यून इंडिया के संपादक। राजीव जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सिद्धांत, बस बढ़िया। अच्छा, तो राजीव जी सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे वोडाफोन पर। जी जो एजीआर ड्यूज थे वोडाफोन के, सुप्रीम कोर्ट मतलब एक लंबी बहस चली थी कि एजीआर चुकाने ही है, मतलब उसको लेके वो जो 2018-19 की बहस थी, आपको याद होगी। तो वो सब चीजें तो पुरानी हो चुकी हैं। अब एजीआर ड्यूज चुकाने का समय है और केंद्र सरकार ने 4 साल का मॉरेटोरियम दिया था कंपनियों को कि आप अपने जो भी ड्यूज हैं, एजीआर ड्यूज आप 4 साल में चुका सकते हैं। और इसको चुकाने के लिए वोडाफोन ने वो 4 साल का मॉरेटोरियम एक्सेप्ट कर लिया है। आपकी राय इस पर? देखिए, 29 अक्टूबर का तक का समय सरकार ने दिया था और 29 अक्टूबर तक रिलायंस जियो और इनको एक्सेप्ट करना था। इनका टाइम फ्रेम उस टाइम तक था। तो उसमें ये पूरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सर्टेन था कि ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो इसका फायदा है और डेफरमेंट का जो फायदा है वो सीधा बॉटम लाइन में जाएगा, कंपनी के इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और कंपनी इस सिचुएशन में वो इन 4 सालों में जो पैसा वो सरकार को देना होता उनको, वो अब कंपनी में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो आपने देखा होगा कि शेयर प्राइस का भी काफी उस पर फर्क पड़ा है आज जैसे ही कंपनी ने अनाउंस किया है। तो 90 डेज से पहले पहले उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो दे गो फार बियॉन्ड दिस, क्योंकि इसमें क्या होगा कि मॉरेटोरियम जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बैलेंस शीट बेटर दिखने लगेगी, तो आपको ऑल्सो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपको दूसरी नज़र से देखेंगे। और इन्वेस्टर्स ना सिर्फ अपने आपके प्रोमोटर्स, बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी आपकी बैलेंस शीट के बेसिस पे आप में इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, सारे एवेन्यूज को देखते हुए, मेरे ख्याल से वोडाफोन ने जो एक्सेप्ट किया है वो इंडस्ट्री के लिए भी और वोडाफोन के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, यानी एक जो हम एक बहुत डुओपोली के हिसाब में बढ़ रहे थे राजीव जी, टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन पूरे गेम से बाहर जाता हुआ दिख रहा था। तो मॉर्टोरियम एक्सेप्ट करके कम से कम वो डुओपोली बनती हुई नहीं नजर आ रही है हाल फिलहाल के वर्षों में। जी, ये न सिर्फ वोडाफोन के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था, क्योंकि बीएसएनएल, एमटीएनएल जो है वो एक तरह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपटीशन में है ही नहीं। तो जो कंपटीशन इमर्ज कर रहा था इन तीन कंपनीज के बीच में, वोडाफोन, फिर रिलायंस जियो और फिर एयरटेल, उसमें से अगर एक कंपनी खत्म हो जाती या बंद हो जाती किसी भी वजह से, तो वो ना तो इंडस्ट्री के लिए और ना ही सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि वो प्राइसेस उससे बढ़ती, कंज्यूमर के लिए प्राइसेस बढ़ती। कंपटीशन जब टाइट होता है तो कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर होता है री इन्वेस्ट करने का, अपने नेटवर्क्स में वो कम हो जाता। और जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं, इन तीन कंपनीज के बावजूद भी भारत की टेलीकॉम नेटवर्क्स की हालत काफी खस्ता है इस वक्त। चाहे वो कोई भी नेटवर्क आप ले लीजिए, लेकिन आप किसी भी तरह से ये एकदम सर्टेन नहीं हो सकते कि आपको नेटवर्क अच्छी क्वालिटी का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कहीं भी तो वो सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं है। कहीं से भी सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि उसके लिए नेटवर्क्स के ऊपर प्रेशर होना चाहिए, कंपनीज के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें अपने नेटवर्क्स को डेंस बनाने में।
वो ये एक ही सॉल्यूशन होता है जब आपके नेटवर्क में लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यूज़र ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको नेटवर्क को और डेंस बनाना होता है। उसके लिए बहुत खर्चा होता है, उसके लिए बहुत टावर्स लगानी पड़ती है, उसके लिए बहुत परमिशंस लेनी होती हैं। तो जहाँ तक भारत सरकार की तरफ से सवाल है, उन्होंने तो काफ़ी ये परमिशंस बहुत रिलैक्स कर दी हैं, लेकिन कंपनीज़ उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हों, वो बहुत ज़रूरी है, और सरकार को ये इंश्योर करना है कि कंपनीज़ उसमें इन्वेस्ट करें। तो अब 2 की बजाय 3 कंपनीज़ अगर उसमें कॉम्पिटिशन में होंगी, तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करने पे प्रेशर एक दूसरे के ऊपर डाल सकती हैं। ठीक है, अब इस पे वही बात साफ, ये भी साफ हो गई। मेरा सबका सवाल वही था कि एक कंपनी अगर उस मोरेटोरियम को एक्सेप्ट करती है तो दूसरी कंपनियों पर हो सकता है दबाव पड़े। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये थोड़ी बड़ी लीड है, इस पर कल बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई और आज भी नहीं हो रही है। इसको इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तेल के दाम बहुत सोरिंग है इस समय, बहुत कष्टदायी है इस समय, और कई कई बहसों में कई कई मुद्दों पे ये बातचीत होती रही है। कल एक बहुत जरूरी मीटिंग हुई है ग्लोबल ऑयल कंपनीज के सीईओज की और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग की मतलब उसमें सऊदी अरामको है, रशिया का ओएओ है, बीपीपीएलसी है। तो ये कंपनियां वहां वहां पे उनके सीईओज वहां मौजूद थे। और उसमें मतलब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसको मैं अगर कोट करूं भारत सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन। देखिए, भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं, अगर दुनिया की इकोनॉमीज को प्रोग्रेस करना है, खास तौर से डेवलपिंग इकोनॉमीज को, तो भारत का ये हमेशा रुख रहा है कि एनर्जी प्राइसेस को मॉडरेट किया जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन की वजह से या हाई कॉस्ट की वजह से इकोनॉमी पर दबाव नहीं बढ़े, जिससे कि उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है इकोनॉमीज की वो होती रहे। अब भारत के सामने देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से आप कितना इन्फ्लुएंस होंगे, और दूसरा चीज ये है कि आप अपनी अपने बल पर अपनी कोशिश से कितना उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भारत ने जो ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की जो बात पिछले दसियों सालों से होती आई है, भारत ने अभी कुछ सालों में उसमें कुछ अपने कदम रखे हैं। लेकिन ये काम अगर 10-15 साल पहले शुरू हुआ होता, और इस वक्त अगर हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो सारी दुनिया के बड़े बड़े देश रखते हैं, 45 दिन से लेकर 90 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, तो उससे वो अपनी इकोनॉमी पर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के इम्पैक्ट को काफी मॉडरेट करने में सक्षम होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने जो 5.3 मिलियन टन्स का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स अभी तक हम बना पाए हैं, वो सिर्फ हमारी 9 दिन की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है 90 दिन की रिक्वायरमेंट मीट करना। तो इसमें करीब 6-7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमने दुनिया भर के देशों को इनविटेशन भी भेजा है, और उनको ये बोला है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अभी तक हमारी जो 5.3 को बढ़ाने की जो जो कोशिश हो रही है, वो सिर्फ अभी 60 मिलियन टन के रिजर्व्स हम अगर हम कर पाए, 70 मिलियन टन के रिजर्व्स कर पाए, उसमें बहुत समय है हमारे, हम बहुत समय लगेगा। 5.3 के ऊपर हम 6.5 के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारा 12 दिन और ऐड कर देगा, तो हमारा 21 दिन का ऑयल रिजर्व्स हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स 21 दिन के कंजम्पशन के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे एनुअली आपकी प्रोडक्शन, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी बढ़ाने होते हैं। तो हम अगर इसमें अगर 10 साल लगाएंगे, तो 10 साल में हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो वो 90 दिन के रिजर्व हमारे लिए, मान लीजिए 90 दिन के हम बना भी लेते हैं, तो उस वक्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 60 दिन या 50 दिन के अगर हो जाते हैं, तो हमको उस हिसाब से रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए, यूएस में 700 मिलियन टन के 700 मिलियन टन, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। और चाइना भी बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की या ग्लोबल एनर्जी शॉक्स
से बचाने के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत लंबा समय है, अभी हम उस जर्नी में सिर्फ शुरू हुए हैं। 5.3 मिलियन टन जैसा मैं बता रहा था, सिर्फ 9 दिन का कवर कर पाएंगे। तो हमको इसको 90 दिन बनाने के लिए 10 गुना इसके रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ये बहुत ही मतलब कैपिटल फ्यूचरिस्टिकली इंटेंसिव। देखना होगा इसको पूरा। हाँ, इसको फ्यूचरिस्टिक देखना होगा, और इसको बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है ये। जैसे ये हमने जो 5.3 मिलियन टन के को बनाने के लिए भी हमारा 600-700 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ है। तो अगर हम अगले 6.5 वो करेंगे तो हमको करीब $1 बिलियन, करीब 7,500 करोड़ का जो खर्चा होगा नेक्स्ट राउंड में हो रहा है 12 दिन के रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर 90 दिन को उसको करना है तो 7, 8, 9, 10 बिलियन डॉलर की जरूरत है, जो कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि उसको इन्वेस्ट कर पाए इस चीज में। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स किस तरह के पार्टनर्स हों, किस तरह की कंपनीज हों, भारत सऊदी अरेबिया से भी बात कर रहा है, इंडोनेशिया से बात कर रहा है। तो जिन जिन कंट्रीज की अपनी ऑयल प्रोडक्शन है, रशिया से भी बात कर रहा है, तो अगर ये कोई तैयार होते हैं भारत के साथ इसमें काम करने में, तो हम उसको बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ पाएंगे, और हमारा उतना ही हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ओके। अच्छा, इस मीटिंग के बारे में बातचीत करें तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात की आपने, तो मतलब मिंट की खबर थी कुछ समय पहले की, मतलब मिंट ने उसको कब बताया था कि अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में से इंडिया ने एचपीसीएल और एमपीसीएल को कुछ हिस्सा दिया है बीते समय में, और ये कहा जा रहा है कि ये उसी दिशा में एक प्रयास था। मतलब ये जो नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कल की मीटिंग में, उससे एक्सटेंशन है। यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कह दूं राजीव जी, फिर उसके बाद अपनी बात कीजिएगा। हरदीप सिंह पुरी का बयान मैं कोट करना चाहूंगा। एक समय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑयल कंपनीज का फोकस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने में है, लेकिन हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि एक्सेस टू एनर्जी मस्ट बी अफोर्डेबल टू ऑल रिलायबल, और हम ये इनफ प्रोडक्शन का मतलब जो प्रोडक्शन है वो टू हाई है, हरदीप सिंह पुरी कहते हैं। तो क्या एक कॉन्फ्लिक्ट है, या अभी कोई पूरी डिटेल सामने आनी बची हुई है इस पूरे मसले पर? देखिए, प्रोडक्शन इस वक्त तो लो है, क्योंकि जो प्राइसेस बढ़ती हैं वो कम प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई के बेसिस पे बढ़ती हैं। अगर आप देखिए, भारत ने जिस वक्त प्रोडक्शन बहुत हाई था, वो अप्रैल मई का समय था, मार्च अप्रैल मई का, और उस समय भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को एकदम टॉप अप कर लिया था, 5.3 मिलियन टन को एकदम टॉप अप कर दिया था। वो $19 के रेट पर किया था, और आज आप 70 के भी ऊपर पहुंच गए। तो वो उस वक्त मान लीजिए, अगर आपका 90 दिन का रिजर्व होते, तो आप सोचिए कि ये पूरे फेज को हम बहुत कितनी आसानी से $19 के रेट के हिसाब से, या ऑयल कंपनीज को किसी भी रेट उससे थोड़े ज्यादा रेट पर बेच सकते थे, और उससे जो भी भारत की इकोनॉमी को फायदा होता उसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की, तो हमको ये 5.3 मिलियन टन में से कोई 4 मिलियन टन उन्होंने दो कंपनीज को कमिट किया है, 2-2 मिलियन टन के से थोड़ा थोड़ा ज्यादा, 4-4.25 मिलियन टन। उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ रह नहीं जाता। तो जो कुछ भी है वो प्रैक्टिकली इन दो कंपनीज को कमिट कर चुके हैं, और वो धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हमको इन रिजर्व्स को फिल करने के लिए जो कॉस्ट आएगी, वो बहुत ही हाई कॉस्ट होगी। तो वो इस तरह के शॉक को मॉडरेट करने के लिए ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम टाइम पर दसियों सालों की बात के दसियों साल इस चीज के बारे में बात करने के बावजूद भी रिजर्व्स को नहीं बना पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे रिजर्व्स हमारे, जैसे कि 5.3 मिलियन टन है अभी, 6.5 और बढ़ रहा है। उसके बाद गुजरात और राजस्थान में भी नए रिजर्व्स की बात हो रही है। तो अगर हम मान लीजिए इसको 30 से 40 मिलियन टन को कर देते हैं, तो हमारा उतने मान लीजिए 20 से 25 दिन या 30 दिन या तक का वो अगर हम रिजर्व्स बना सकते हैं रिक्वायरमेंट का, तो उतना हम अपनी इकोनॉमी को बचा पाएंगे और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इवेंचुअल एम तो जैसे दुनिया की सारी इकोनॉमीज का होता है, लोग तो 6-6 महीने तक के रिजर्व्स करते हैं।
हमारा एम है 90 दिन का। 90 दिन के अगर हम रिजर्व्स कर पाए तो भारत ये मानता है कि वो ऐसे शॉक्स से अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। अच्छा, राजीव जी, मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जो इंडिया का रिजर्व है, क्या है वो, कैसा दिखता है, मतलब कहाँ देखिए है, कहाँ पे है, क्या इसकी लोकेशन, कुछ कुछ ये थोड़ा मतलब सामान्य ज्ञान क्या की बात अगर की जाए तो। जी जी, देखिए या तो ये आप टैंकर्स में बना सकते हैं, या जो नेचुरल केव्स होती हैं, नेचुरल कैवर्न्स होते हैं, उनमें आप उसमें से जो भी पानी होता है या कुछ होता है उसको निकाल के ऑयल पंप किया जाता है उन कैवर्न्स में, और उसमें उसको रखा जाता है जब तक कि, और ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि एक तो ये होते हैं कि आपके जैसे मान लीजिए किसी तरह का या तो ऑयल शॉक हो या फिर किसी वॉर की सिचुएशन हो, ऐसे सिचुएशन में आप इन रिजर्व्स को यूज करते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसे सिचुएशन में जो दुश्मन देश होते हैं वो आपके ऑयल पाइपलाइंस को, ग्लोबल ऑयल पाइपलाइंस को और ऑयल सप्लाई लाइंस को काटने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसको हैंडल कर पाए। तो ये कैवर्न्स में डाले जाते हैं। तो हमारे इस वक्त 2 कैवर्न्स जो हैं वो साउथ में हैं, और दूसरा एक गुजरात में प्लान किया गया है और एक राजस्थान में प्लान किया गया है। उसके अलावा भी ईस्ट में भी प्लान होगा, उड़ीसा में प्लान हो रहा है। तो इवेंचुअली पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे कि वो रिफाइनरीज को तेजी से ऑयल, क्रूड ऑयल पहुंचा सकें, जिससे कि रिफाइनरी उसको रिफाइन करके और जल्दी से जल्दी मार्केट में या फिर भारतीय सेना को या एयरफोर्स को क्विकली उसको सप्लाई कर पाए अगर वॉर की सिचुएशन है तो जैसा मैंने बताया, कहीं पर टैंकर्स होते हैं, बहुत विशाल टैंकर्स, बट मोस्टली जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है कि जो नेचुरल रॉक कैवर्न्स होते हैं उनके अंदर इनको ऑयल को छोड़ा जाता है और उसी से ऑयल निकाला जाता है जब आपकी जरूरत होती है। चलिए, ये तो मेरी जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासा से अलग चलते हैं। ये 6वीं या 7वीं मीटिंग है, राजीव जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सीईओ के साथ रिजर्व्स को लेकर। क्या टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से रिजर्व्स को अभी तक एक्सपैंड नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हम ऑयल का जो पूरी क्राइसिस है वो काफी लंबी है, काफी दिनों से हो रही है। मीटिंग भी 6वीं 7वीं मीटिंग हो चुकी है। क्या एक देखिए रेड टेपिज्म में सारा मामला फंस चुका है, क्या हुआ है? देखिए जो मीटिंग्स हैं वो तो भारत अपनी अ, अ, अपनी बात रखता है ऑयल कंपनीज के सामने। वो नॉर्मली ये मीटिंग्स रिजर्व्स के बारे में नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का एक कंपनी है, वो इस पर काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल कैवर्न्स में या उनको आइडेंटिफाई करने में या उनको उसमें उनके राइट्स लेने में, फिर उनको सिक्योर करने में, इसमें बहुत समय लगता है और उसमें बहुत खर्चा भी होता है, क्योंकि उनके उसमें पाइपलाइंस डालनी होती हैं, उसमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपको पंप करने की। तो वो सब उसमें इनेबल किया जाता है। जो भारत ये मीटिंग्स कर रहा है ऑयल कंपनी से और सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर्स से, उस क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स से, उसका मकसद सिर्फ ये है, जैसा कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला, कि वो भारत ये बार बार कहता है कि जिस चीज से ऑयल जैसी चीज, क्रूड ऑयल जैसी चीज जो है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में ये गुत्थम गुत्था चल रही है कि आप कितना प्रोड्यूस करें या आप कितना कट करें प्रोडक्शन में, जिससे कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके या प्राइस बढ़ाया जा सके, वो दोनों में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। जो दो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, उन दोनों में ये बहुत जरूरी है कि आप आपस में ये किसी तरह का समझौता हो, जिससे कि वो इन प्राइसेस को रनअवे प्राइसेस बनने से रोका जा सके। तो भारत का बार बार इन कंपनीज से और ऑयल प्रोड्यूसर्स से और क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस से जो भी डिस्कशन होता है, वो बार बार इसी बात को री एम्फेसाइज किया जाता है कि ऑयल के ऊपर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑयल का जो रेट है उसको ऐसे मॉडरेट किया जाए जिससे कि इकोनॉमिक शॉक के रूप में वो ना बदल सके, बल्कि वो इनेबलर हो इकोनॉमी का, बजाय इसके कि वो इकोनॉमी को
डिप्रेस करे या फिर उसको शॉक करे। चलिए इस पे इस मुद्दे को खत्म करें, उससे पहले दो छोटे छोटे सवाल है मेरे, आप दोनों के जवाब दे दीजिएगा चाहे तो। एक है, मतलब सबको सबको जानना है, नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है, क्या मीटिंग के बाद तेल के दाम कम हो जाएंगे? ऐसी आशा लगाई जा सकती है? नहीं जी, देखिए बहुत मुश्किल है ये। बहुत ही ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये देशों के ऊपर डिपेंड करता है। देश जो हैं सऊदी अरेबिया और रशिया, जैसे कि रशिया हमारा, हम अपने दोस्त की तरह मानते हैं, सऊदी अरेबिया को भी हम अपना दोस्त की तरह मानते हैं, लेकिन जो ये लोग भी हैं, ये लोग भी अपने बिजनेस की तरह इसको चलाते हैं। और ये चाहे आपको कुछ रियायत तो नहीं देंगे, लेकिन आपको प्रायोरिटी में थोड़ा बहुत रेट के, या लॉन्ग लॉन्ग अगर आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, तो आपको किसी प्रायोरिटी रेट्स पर दे सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो हमको रेट पे करना पड़ेगा दुनिया भर के ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, वो नेचुरली हमको इंटरनेशनल रेट पर ही ऑयल खरीदना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ऑयल का प्राइस को घटाने का मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट नियर टर्म में कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है। अच्छा, ऑप्शन कोई नहीं है, और यानी कि क्या पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे? एक तो ये आशंका जताई जा रही है। ओपेक प्लस कंट्रीज के साथ मीटिंग है, क्या ये स्थिति आ सकती है? मेरा सीधा सवाल, 112 तक जा चुका है, देश के राज्यों में 112 तक जा चुका है। मतलब मेरे दिमाग से बाहर है राजीव जी, सीरियसली आपको भी लगता होगा कि 112 रुपए पेट्रोल के दे रहे हैं 1 लीटर के? जी। क्या 200 रुपए जाएगा? सीरियसली, मतलब सीरियसली, लेट्स बी प्रैक्टिकल राजीव जी। देखिए, जो 112 जा चुका है उसकी बहुत बड़ी वजह जो हमारे अपना इंटरनल टैक्सेशन सिस्टम है। दुनिया में इस रेट पर ऑयल हर जगह नहीं ये रेट पर बिक रहा है। जो हमारा इंटरनल टैक्सेशन सिस्टम है उस पर दबाव डालने की बहुत ज़रूरत है। और कि इसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए, या फिर इस पर इतना रिलाय नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार के ऊपर जो प्रेशर पड़ा, जो स्लो डाउन का, या फिर पिछले 5 साल से स्लो डाउन चल रहा है, उसके उसके बाद जो कोविड का शॉक हुआ इकोनॉमी में, जो लॉकडाउन का शॉक हुआ, उसकी वजह से जो सरकार की आय पर प्रेशर पड़ा, उसको उससे उबरने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। लेकिन जब तक जीएसटी की अर्निंग्स या बाकी इंडस्ट्रीज की तरफ से या कॉर्पोरेट अर्निंग्स जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं, तब तक मुझे लगता है कि ये प्रेशर सरकार के ऊपर बना रहेगा। और सरकार को भी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो प्रेशर कंज्यूमर के ऊपर बनाए रखें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जो अर्निंग्स हैं इसकी उसको घटाएंगे, तो आप उसको किस तरह से पूरा करेंगे, ये इसका तो सरकार के पास कोई जवाब भी नहीं है इस वक्त। जगह जगह से उन्होंने पैसे उठाने की कोशिश की है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से पैसे उगाने की कोशिश की है, कुछ जो हर तरह से सफल नहीं हो पाई है पूरी तरह से, या फिर आरबीआई के पास जो जो रिजर्व्स थे उनमें से पैसे उगाने की कोशिश की है। तो ऐसे कुछ कुछ कोशिश उन्होंने की है सरकार ने। लेकिन इवेंचुअली ये जो ऑयल का रिकरिंग इनकम जो होती है, हर महीने आपको जैसे जैसे कंजम्पशन होता है उस पर आपको टैक्स के रूप में रिकरिंग इनकम आती रहती है, उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए, मान लीजिए उस वो घटता भी है अगर, और उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, या उसको कैसे उसको फिल करें गैप को, वो अभी तक सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। और वो जवाब तब तक नहीं होगा जब तक इकोनॉमी पूरी तरह से खुल नहीं जाएगी, जब तक हर तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स कंपनीज की या कंजम्पशन देश में नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा प्री कोविड लेवल्स तक, जब तक आपकी गाड़ियाँ, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं वो बिकना अच्छी तरह शुरू नहीं हो जाएंगे, तब तक सरकार के पास इसको रिड्यूस करने का, टैक्स रिड्यूस करने का ऑप्शन भी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट्स और सरकार दोनों जिसको जिस जिस जो दोनों जो इस फ्यूल को ओवरलोड कर रही हैं टैक्सेस से, जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो सिर्फ उसी का नतीजा है। और डीरेगुलेटेड करने के बाद भी टैक्स इतने ज्यादा हैं कि साहब उसका कोई हिसाब ही नहीं।
जी चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं राजीव जी, और जो क्रिप्टो की एक बड़ी संदेहास्पद और बड़ी आकलनों से भरी हुई दुनिया है, जिसका कोई और छोर नहीं, कोई जमीन, कोई आकाश नहीं, कोई आधार नहीं। उसमें एक बड़ी खबर यह है कि क्रिप्टो इज ऑन बिटकॉइन इज ऑन ऑल टाइम हाई। वो 66,000 US डॉलर पे एक बिटकॉइन बिक रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में पहला बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF खुल गया। सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, ETF करेगा क्या? क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आया था उसकी मुझे यहां तक याद है एक एपिसोड में शायद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें काफी तल्ख थी इस पे, क्रिप्टो पे, क्रिप्टो एसेट्स पे। रेगुलेटर्स भी बहुत अच्छे से उसको नहीं देख रहे थे, और अब एक्सचेंज खुला। एक्सचेंज क्या है और ये शिफ्ट कैसे आया? देखिए, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो अपने आप में एक्सचेंजेस काफ़ी दुनिया में कई जगहों पर खुले हुए हैं, और जहाँ पर कि आप जो जिस तरह से शेयर अपने ट्रेडिंग इंडिया होती में है भी वैसे। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। जी बिल्कुल, एक्सचेंज एग्जैक्टली वही चीज जो वही काम करता है जो स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाता है। तो ये मेजर जो जो ये सरप्राइज अनाउंसमेंट हुआ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री के लिए और क्रिप्टो और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज था। क्योंकि जो जो डिसीजन करीब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी 8 साल से पेंडिंग था, जो इस सरकार के पास या एक्सचेंज के पास, उस पर डिसीजन लेना और उसको अलाउ करना, एक तरह से जैसे ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑफ दिस करेंसी ऑफ बिटकॉइन, या फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एक तरह से अब शुरू हो चुका है और उसको लीगलाइज किया गया है प्रैक्टिकली। तो जो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज था, या सबसे बड़ा जो इसका जो प्राइस बढ़ने की वजह थी, वो सिर्फ यही थी कि इसको अब डेमोक्रेटाइजेशन माना जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज का, लीगलाइजेशन माना जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज का एक तरह से। और उससे आप फिर आप लीगली अगर उसको आप ट्रेड कर पाएंगे, तो जो सवाल उठते हैं जगह जगह पर, भारत में भी उठ रहे हैं, पिछले 2013 से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। जैसे हम लोगों ने एक बार पिछले कुछ हफ्तों से पहले हमने बात की थी इस बारे में कि भारत सरकार या आरबीआई या फिर जो भी रेगुलेटर्स एयर क्लियर करे इस पर। एयर क्लियर नहीं कर रहे हैं। एयर क्लियर करनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही है। और भारत सरकार कुछ बोलती है, रिजर्व बैंक कुछ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर कुछ जजमेंट देता है, कमोडिटी एक्सचेंज कुछ बोलता है, सेबी कुछ बोलता है। तो जो रेगुलेटर्स हैं जिनको ये डिसीजन लेना चाहिए, वो आपस में आके और इस बारे में डिसाइड करें, या फिर भारत सरकार इस पर डिसाइड करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल जजमेंट दे कि भाई आप इसको अलाउ करें या ना करें। लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है, जिस तरह की ट्रेडिंग हो रही है, अगर ये इसी रेट पर चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पर फाइनल डिसीजन लेना रोकने का एक तरह से इकोनॉमिक शॉक की तरह आएगा। कि मान लीजिए अगर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर आप डिसाइड करें कि भाई ये नहीं, ये हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करेगा, या मान लीजिए हमारी इकोनॉमी को हर्ट करेगा, तो उस वक्त जब आपकी इसमें ट्रेडिंग और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग हो रही होगी ऑन अ डेली बेसिस, उस वक्त आप इस डिसीजन को नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी था कि 2013 और 2018 के बीच में, जब ये नेसेंट स्टेज पर था, जब ट्रेडिंग जस्ट शुरू हुई थी कुछ तरह से, उस स्टेज में भारत सरकार को या फिर रेगुलेटर्स को कोई डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया गया। 19 में उसको बैन किया गया, जिस वक्त 200 करोड़ पर डे का ट्रेडिंग होने लगी थी। उसके बाद बैन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया, आज उसकी ट्रेडिंग उसकी कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी उस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि भारत इसको फाइनल ये डिसाइड करे कि जैसे दुनिया के कुछ देश, जैसे यूएस ने अभी ये एक
एक कमोडिटी की तरह या उसको अलाउ किया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। तो अगर आप उसको किस 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 तरह से उसको अलाउ करेंगे, देखिए फिएट करेंसी के कंपैरिजन में, रुपए के कंपैरिजन में या डॉलर के कंपैरिजन में कोई भी देश उसको नहीं देखना चाहेगा। ऑब्वियसली लेकिन लेकिन कोई भी लेकिन सॉवरेन करेंसी का उसको वो नहीं देना चाहेगा। सॉवरेन करेंसी का कोई भी दर्जा कोई भी देश नहीं देना चाहेगा। लेकिन जो भी आप दर्जा देना चाहें और जो दर्जे आप बैन करना चाहें, उसमें कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, जो क्लैरिटी इस वक्त नहीं है। अच्छा, वो क्लैरिटी मतलब आपका भी कहना सही है कि साहब बैन करना है तो अभी बैन कर दो। आप 5 साल का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्यों चाह रहे हो कि हजारों हजार लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस और उनके विज्ञापनों के फेयर में और तमाम जो वर्ड टू माउथ वाली पूरी दिक्कत होती है उसमें फेयर में पड़ के हजारों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर बैठे, फिर आप कह दें कि साहब ये ट्रेडिंग इतनी लीगल नहीं है, उतनी फिजिबल नहीं है। बैन करना है अभी कर दो, रेगुलेट करना है अभी कर दो। उसको लटका के रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे का फ्लो लगातार बना हुआ है। देखिए सिद्धांत, ये बहुत बहुत ही पेचीदा सवाल है। मतलब हम इसको कह सकते हैं ये कि सिंपली आप डिसाइड करो कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है उसको, ये डिसाइड करना अपने आप में बहुत इतना आसान नहीं है। तो जो सरकार की पशुपेश है, जो उनकी इनडिसाइसिवनेस है, उसके पीछे वजह जरूर है। लेकिन आखिरकार सरकार का या रेगुलेटर का काम एग्जैक्टली वही होता है जो जिस पशुपेश में वो इस वक्त हैं, और उनको उसको सुलझाना ही उनका काम है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिस भी तरह के यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के, उनके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये एक तरह का शेयर है, या मान लीजिए नॉन फंजेबल टोकन है, या इसको आप एक कमोडिटी के तरह से या एक एसेट की तरह से किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टर के माइंड में, जिससे कि इसमें इसमें जो एम्बिग्युइटी है वो खाई जा रही है, उसका सबसे बड़ा सदमा जो हो सकता है, वो इन्वेस्टर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कल को किसी भी जैसे किसी भी स्टेट में जो ये ट्रेडिंग हो रही है, उस टाइप की ट्रेडिंग को अगर बंद किया गया तो उसमें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान और कई मिलियन इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत जरूरी है कि उसमें क्लैरिटी लाई जाए, या तो सरकार लाए या फिर रेगुलेटर्स लाएं, और या फिर अगर कोई नहीं लाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, या हाई कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए और अपना डिसीजन देना चाहिए कि भाई अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये डिसीजन है। अब आप उसके बाद अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको देखिए, अगर उसको चेंज हाँ, अब करना उस है पे तो करिए। कमिटीज वगैरह या जो भी जिस आर्म के तहत डील करना हो आप देखिए उसको। बिल्कुल। जाहिर सी बात है। और ये राइज जो है बिटकॉइन का इतना ऊंचा है कि मेरे ख्याल से अभी इस समय जो होगा, मुझे एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सचेंजेस और क्रिप्टो के एंथुजियास्ट और तमाम लोग इसको लेकर अभी जाएंगे कि सी दिस इज द फ्यूचर, दिस इज मतलब एक होती है ना राजीव जी, मार्केटिंग वाली भाषा जो होती है ना, वो पूरी भाषा का जार्गन जो है ना इसके चारों ओर बुना जाएगा और फिर से निवेशक और आएंगे, इस ये खतरा बना रहेगा इसमें, विच इज अ देखिए बबल। अभी क्रिप्टो एक महीने पहले आपको याद होगा कि कैसे जमीन पर गिरा हुआ था, वो इन्वेस्टर रो रहे थे, और अभी आसमान पे है, क्योंकि वेरी बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव है सब कुछ मुझे लगता है। देखिए जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो बिटकॉइन के पास है, और और आप देखिए डिफरेंस देखिए दोनों में। जो नंबर 1 है बिटकॉइन 66,000 का, नंबर 2 इथीरियम $4,000 पर। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, और दोनों की बहुत ऊंचा, अ, बहुत दूर है दोनों। बहुत ही तो $1.27 ट्रिलियन, पाकिस्तान की इकोनॉमी का 3 गुना ये उसकी वैल्यूएशन है दुनिया में इस वक्त बिटकॉइन की। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस बन चुका है, एक तरह से कितना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और इतनी इसकी वैल्यूएशन है, लोग डे आफ्टर डे उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसमें अगर आप कल को ये डिसाइड करें कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, तो उसके बहुत बहुत रेमिफिकेशंस हैं, जिसका कि जिसका कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। $1.27 ट्रिलियन अगर किसी तरह से उसमें झटका लगता है,
तो वो उसका बहुत से मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और भारत में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, भारत में भी कई इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस फॉर्म में क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ करें, उस पर डिसीजन जल्दी से जल्दी हो। ये इन्वेस्टर्स के लिए भी, निवेशकों के लिए, उसके अलावा सरकार के लिए, उसके अलावा रेगुलेटर्स के लिए, हर तरह से ये अच्छा होगा कि उसमें क्लैरिटी लाई जाए। चलिए, तो ये थी हमारी आज की बातचीत। आपको कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। क्रिप्टो को लेकर जो पूरा कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की जो एक जरूरी और कम से कम पारदर्शी किस्म की मांग है। ऑयल को लेकर जो तमाम बातचीत हो रही है कि क्या ऑयल के दाम अब कम होंगे जब डायरेक्ट इंटरवेंशन मिनिस्टरियल लेवल पे शुरू हो गया है, क्या उसके बाद कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। ओपेक कंट्रीज से मुलाकात की जा रही है, ऑयल प्रोड्यूसर से मुलाकात की जा रही है, नेचुरल गैसेस हाई पे हैं, ऑयल, पेट्रोल, फूड ऑयल तक सब कुछ अपने रिकॉर्ड हाई पे है। और टेलीकॉम कंपनीज का जो एक अलग फ्यूचर हम अभी तक देख रहे थे 1.5-2 महीने पहले तक, वो फ्यूचर कैसे थोड़ा सा अल्टर हुआ है एक हाल फिलहाल के फैसलों के बाद। तो इन सब चीजों पे हमने बात की राजीव जी से साथ हमारे, और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।